हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी पीटी 365 जो कि विजन आईएएस की है 2021 के लिए सोशल इश्यूज का टॉपिक जो है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज आपके लिए इसका पार्ट 10 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से जो कहता है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM के बारे में। न्यूज़ में क्यों रहा ये बात जानते हैं। देखिए, न्यूज़ में रहने की वजह ये है कि रिसेंटली यही जो NDHM है इसको लॉन्च करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इन अ पायलट मोड इन 6 यूनियन टेरिटरीज से। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? 6 यूनियन टेरिटरीज में लॉन्च किया गया है। अब आगे बढ़ के थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए, जो नया डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश के अंदर, ये निकल के आया है इन द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 से, जो कहती है कि एक नया नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी जो है होनी चाहिए। उसके साथ यहाँ पे ये प्रपोज करती है ना, पॉलिसी कहती है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जो है प्रपोज करती है कि एक नई नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी और यहाँ पे होनी चाहिए और साथ में यहाँ पे जो है क्रिएशन हो डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का, जिसका एम क्या हो? एम ये हो कि डेवलप करना एक इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम को। अब इसी नेशनल हेल्थ पॉलिसी पे बेस करके 2017 वाली हमारे नीति आयोग ने प्रपोज करा एक विजनरी डिजिटल फ्रेमवर्क को। क्या है ये? इसका नाम है नेशनल हेल्थ स्टैक, मतलब NHS। क्लियर है? ये कई बार न्यूज़ में भी रहा और ये चीज़ 2018 में लॉन्च करी गई। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। उसके बाद जुलाई 2019 की बात है जब नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट जो कि इस मिशन का है, इसे प्रिपेयर करा गया एक पैनल के द्वारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यही हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थे, ताकि एक ऐसा फ्रेमवर्क बना सके जो कि NHS मतलब यहाँ पे नेशनल हेल्थ स्टैक के लिए हो। तो यहाँ पे कुछ देख लीजिए चार्ट के थ्रू कि सिटीजन्स और पेशेंट क्या सीन क्या है भाई। इस तरीके से जो NDHM का इकोसिस्टम होगा वो कैसा होगा। यहाँ पे सिटीजन और पेशेंट्स बीच में आ गए। उसके बाद पॉलिसी मेकर्स, प्रोवाइडर्स, एलीट प्राइवेट एंटिटीज़ देखिए जैसे कि TPAs, इंश्योरर्स, प्रोवाइडर्स में लैब्स, फार्मेसीज़ वगैरह, वेलनेस सेंटर्स वगैरह आपके, फिर ये सब हॉस्पिटल्स भी वगैरह। फिर पॉलिसी मेकर में सरकार आ जाती है, राज्य की और सेंट्रल की। साथ में एडमिनिस्ट्रेटर में प्रोग्राम मैनेजर आते हैं, रेगुलेटर आते हैं। फिर उसके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देखिए तो NGOs, डेवलपमेंट पार्टनर्स, एसोसिएशन, कुछ हेल्थ प्रोफेशनल में देखें तो दूसरे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं, तो ये सब। उसके बाद ये एलीट प्राइवेट एंटिटीज़ में देखें तो भाई हेल्थ टेक कंपनीज वगैरह भी आती हैं। तो ये सब कुछ एक इसका इकोसिस्टम है। क्या चीज़ें को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे जानेंगे कि भैया ये कुछ नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन क्या है, मतलब NDHM है क्या आखिरकार, ये समझते हैं। देखिए ये एक वॉलंटरी हेल्थ केयर प्रोग्राम है। एम पता है क्या है? एम ये है कि जो स्टेक होल्डर्स के बीच में गैप होता है, जैसे कि डॉक्टर्स के बीच में, हॉस्पिटल, सिटीजन्स वगैरह के बीच में जो गैप है उसे ख़त्म करा जाए। कैसे? इनको एक साथ कनेक्ट करके इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। मतलब एक ऐसे मान लो कि एक हॉस्पिटल हो प्रॉपर, उसमें डॉक्टर्स हों अच्छे तरीके के और यहाँ पर सिटीजन्स हैं अपने आप को दिखाएं। तो ये जो अलग अलग रहते हैं, इतना जो गैप है, इसको फुलफिल करने की बात इसके अंदर कही जा रही है। विजन इसका ये है कि एक नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को क्रिएट करना जो सपोर्ट करेगा पूरी तरीके से एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को। ठीक है? और किस तरह से सपोर्ट करेगा इसको? एक बढ़िया एफिशिएंट तरीके से, एक्सेसिबल तरीके से, इंक्लूसिव, अफोर्डेबल और टाइमली और सेफ मैनर में दिया जाएगा। तो इसका बहुत ही खूबसूरत विजन स्कीम यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है वो कुछ यूनियन टेरिटरीज में रोल आउट करी जा रही है, जैसे कि आपकी चंडीगढ़ में, उसके साथ लद्दाख है, दादरा एंड नागर हवेली है, दमन एंड दीव है, पुडुचेरी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है और लक्षद्वीप है। कुछ इन यूनियन टेरिटरीज के अंदर इस स्कीम को लाया जा रहा है। अब बात आती है कि भाई इसके फीचर्स क्या है स्कीम के, NDHM के। तो फीचर्स की बात करें तो बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर डिजिटल सिस्टम में बताएं तो सबसे पहले क्या होगा? हेल्थ आईडी दी जाएगी। इसमें क्या है? यहाँ पे सारे हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि एक इंसान की होगी, जैसे कि मेडिकल टेस्ट हो गए, उसका पुराना प्रिस्क्रिप्शन हो गया, उसकी डायग्नोसिस मतलब जो निकल के आया, उसका डायग्नोसिस रिपोर्ट क्या है, ट्रीटमेंट्स क्या हो रहे हैं वगैरह वगैरह सब कुछ। तो इसको एक मतलब कैन बी क्रिएटेड वॉलंटरी बाय एवरी इंडियन सिटीजन। मतलब बंदा चाहे, इंडियन सिटीजन चाहे तो अपनी मर्जी से इसको क्रिएट कर सकता है। क्या है ये? हेल्थ आईडी है। उसके बाद DG डॉक्टर,
देखिए डिजी डॉक्टर, ये आपने आजकल ऑनलाइन देखा भी हो, कई सारी ऐप में डिजी डॉक्टर एक सिंगल अपडेटेड रिपोजिटरी होगी, जहाँ पे सारे डॉक्टर्स को, पूरे देश के सारे डॉक्टर्स को एनरोल करा जाएगा, जिनकी उनकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जैसे कि उनका नाम क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कितने साल का एक्सपीरियंस वगैरह है, ये सारी चीज़ें इसके यहाँ डिजी डॉक्टर के अंदर सब कुछ डाली जाएंगी। उसके बाद हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री की बात करें, इसमें क्या है, यहाँ पे सारा का सारा जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, दोनों ही जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, ये सारे के सारे चीज़ों का यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी हमारे देश के अंदर जो भी है। उसके साथ पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स की बात करें, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा जो कि हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन से होगा, किसी भी इंडिविजुअल की, जो ऐसा रिकॉर्ड जो है मल्टीपल सोर्सेज से लिया जाएगा, वाइल बीइंग मैनेज, शेयर एंड कंट्रोल बाय द इंडिविजुअल। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड की बात करें, तो ये एक डिजिटल वर्जन है पेशेंट के चार्ट का, जिसके अंदर यहाँ पे पेशेंट की मेडिकल और ट्रीटमेंट हिस्ट्री दी जाएगी फ्रॉम अ सिंगल हेल्थ फैसिलिटी। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ एक सिंगल हेल्थ फैसिलिटी से जो भी एक पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री रही होगी, या जो भी उसके साथ बीमारी हुई हो, ट्रीटमेंट हुआ हो, सब कुछ यहाँ पे एक डिजिटल वर्जन में पेशेंट का चार्ट यहाँ पे होगा। समझ में आगे बात। उसके बाद इसी के अंदर जो है भाई, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अटैच ऑफिस है इस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, ये यहाँ पे डिज़ाइन करेगा, बिल्ड करेगा, रोल आउट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, जो भी ये वाला एनडीएचएम है, इसको कौन है, इसको कर रहा है पूरी तरीके से, ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कर रही है इसको इम्प्लीमेंट वगैरह। उसके बाद साथ में फेडरेटेड आर्किटेक्चर की बात करें, तो सरकार जो है हमारे देश की, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे ओन, मतलब मालिक यही है, ऑपरेट यही करेगी, मेंटेन यही करेगी, है ना, जो कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इस एनडीएचएम के, उसको जैसे कि हेल्थ आईडी को, डिजी डॉक्टर को, एचएफआर को, समझे, ये सब ध्यान देगी सरकार। और सारे जो बाकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इनको डिज़ाइन करा जाएगा टू बी ऑपरेटेड इन अ फेडरेटेड मॉडल, जैसे कि भाई दैट फैक्टर्स रीजनल, सब स्टेट लेवल या इंस्टीट्यूशनल लेवल प्लेटफॉर्म के बेसिस पे होगा। बाकी सारे जितने हैं स्टार्टिंग के मैंने आपको बता दिया, कुछ सरकार के देखेगी, हेल्थ आईडी को, डिजी डॉक्टर को, एचएफआर को, और बाकी जो बाकी बचे वो सब, ये सारे सिस्टम्स आराम से अपना इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शंस को जो है फंक्शंस को निभाएंगे, बट एक इंटरऑपरेबल मैनर में, ठीक है, आपस में एक दूसरे को एक्सेस होगा इन चीज़ों का। कुछ कंपोनेंट जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया, पीएचआर और ईएमआर वगैरह जो है, इनके सोल्यूशंस डेवलप करे जाएंगे प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा, और ये उसी तरह से होंगे इन लाइन विद दी ऑफिशियल गाइडलाइन जो कि सरकार इशू करेगी, उसी बेसिस पे होंगे। साथ में एनडीएचएम सैंड बॉक्स को भी सेटअप करा जाएगा, ताकि कोई भी, मतलब जो इनेबल करेगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे जो है इंटीग्रेट कर सकता है विद द डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, एंड यहाँ पे इनका कंप्लायंस टेस्ट करा जाएगा, गाइडलाइंस के हिसाब से कितना ये जो है सहयोग दे रही हैं, कितना गाइडलाइंस के हिसाब से चल रही हैं, साथ में डिजिटल हेल्थ स्टैंडर्ड्स कितने फॉलो कर रही हैं, तो इसके लिए इसका एक सैंड बॉक्स भी बनेगा। उसके बाद यही एनडीएचएम जो है वे डेवलप करा जाएगा, कैसे, बाय अडॉप्टिंग इंडिया इंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क, ठीक है, क्या अडॉप्ट करके, इंडिया इंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क को, जिसे नोटिफाइड करेगी यही मीटिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब नोटिफाइड करेगी जो। अब देखिए, यही जो इंडिया इंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क है, इंडिया इसका शॉर्ट फॉर्म है, INDEA, इस तरह से कुछ है, ये एक सेट है सिटीजन सेंट्रिक, एफिशिएंसी फोकस्ड और इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चरल पैटर्न का रेफरेंस मॉडल और स्टैंडर्ड्स हैं डिजाइनिंग इंटरप्राइज आर्किटेक्चर्स के। तो सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है, पूरी तरीके से नागरिकों को ध्यान में रखा गया हुआ है, एफिशिएंसी बढ़े इस पे फोकस डाला गया है, समझ रहे हैं, और जो है रेफरेंस मॉडल, स्टैंडर्ड्स वगैरह भी हैं इसके लिए कि किस तरीके से आप डिज़ाइन करो अपना इंटरप्राइज के आर्किटेक्चर, तो सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। अब देखिए कुछ बातें और जानते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कुछ इनिशिएटिव की बात करें जो कि डिजिटल हेल्थ से रिलेटेड इन्होंने उठाए थे। जैसे कि पहला इन्होंने करा था वो था ई संजीवनी प्लेटफॉर्म। इसमें क्या था, इसमें यहाँ पे दो तरीके की टेलीमेडिसिन सर्विस दी जा रही थी। एक था आपका डॉक्टर टू डॉक्टर, मतलब ई संजीवनी हो गया, और दूसरा था पेशेंट टू डॉक्टर, यहाँ पे ई संजीवनी OPD थी इसका मतलब, ठीक है। तो ये इस तरीके की टेली कंसल्टेशन थे, मतलब आप ऑनलाइन यहाँ पे ऐसा बात कर सकते हो, और करीब 1,50,000
टेली कंसल्टेशन जो है वो कंप्लीट हुए हैं आज की डेट तक। बल्कि इससे क्या हुआ है कि पेशेंट टू डॉक्टर कंसल्टेशन जो है वो घर बैठे बैठे आराम से हो गया सुकून से। इवन मैं भी अगर अपने घर वालों को दिखाई तो मैं ऑनलाइन ही दिखाई। तो ये टेली मेडिसिन का ये बहुत ही बढ़िया ई संजीवनी प्लेटफॉर्म। उसके बाद ई हॉस्पिटल की बात करें तो ये एक ICT बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है। स्पेशली ये उन हॉस्पिटल के लिए है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं। उसके साथ आता है बात मेरा अस्पताल। ये एक पेशेंट फीडबैक सिस्टम है उन सर्विसेज के लिए जो वो पेशेंट हॉस्पिटल्स में पाए हैं। ठीक है, उसके बाद घर आएंगे या यहीं वहीं पे भी फीडबैक देंगे अपना। उसके बाद ई सुश्रुत। ई सुश्रुत ये क्या है देखिए, ये एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसे डेवलप करा है CDAC के द्वारा। उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये क्या है, ये इंडिजीनियसली मतलब हमारे यहाँ ही डेवलप हुई है टेक्नोलॉजी सिस्टम देश के अंदर, जो डिजिटाइज करता है वैक्सीन का स्टॉक और ध्यान रखता है, मॉनिटर करता है कि टेम्परेचर जो भी कोल्ड चेन का है ना, ये सब कुछ ही ध्यान कैसे रखता है एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन के थ्रू। उसके बाद बात आती है यहाँ पे नेशनल हेल्थ पोर्टल की। तो इसका एम ये है कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस देना, यहाँ पे एक प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन मिल सके सिटीजन्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, रिसर्चर्स के लिए, और यूजर्स यहाँ पे इस डेटा को पा सकें, इन्फॉर्मेशन को पा सकें जो भी आपकी हेल्थ रिलेटेड इशूज से उनको चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ड्राफ्ट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो ये जो NDHM है इसका भाई ड्राफ्ट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है देखिए, ये जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है इसने रिसेंटली रिलीज करी है इस पॉलिसी को, जो यहाँ पे क्या काम करेगी मालूम है ये पॉलिसी यहाँ पे एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट का काम करेगी पूरे ही आपका नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में। और यहाँ पे बताएगी कि मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, मतलब कम से कम क्या होना चाहिए डेटा प्रिवेसी प्रोटेक्शन के लिए, एक मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। एंड साथ में इसको पूरे ही मतलब जो है बोर्ड में फॉलो भी करा जाना चाहिए ताकि सब लोग एक दूसरे से मिलके मतलब कंप्लायंस बना के चले, और जो भी आपका रिलेवेंट और एप्लीकेबल लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके बेसिस पे उनके हिसाब से ही चलें। इसलिए यहाँ पे ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाएगा। तो ये कुछ बात करी हमने। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो बोलता है COVID-19 एंड मेंटल हेल्थ के बारे में। तो न्यूज़ में क्यों रहा जानते हैं। देखिए बहुत ही बड़े लेवल पे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस देखने को मिला है अलग अलग COVID-19 अफेक्टेड कंट्रीज में, और इससे ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ है लोगों की वो गड़बड़ा गई है। अब जानते हैं कुछ बातें मेंटल हेल्थ के बारे में। देखो बच्चों, एस्टिमेट जो करा है WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तो मेंटल इलनेस जो है वो करीब 15% है टोटल डिजीज कंडीशन का पूरे वर्ल्ड में। हमारे देश के अंदर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 प्रोवाइड करता है मेंटल हेल्थ केयर को और सर्विसेज को उन लोगों के लिए जो दिमागी रूप से थोड़ा सा जो है असंतुलित है, और यहाँ पे साथ में प्रोटेक्ट भी करता है, प्रमोट भी करता है, फुलफिल भी करता है जो भी ऐसे लोग हैं उनके राइट्स को ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एंड सर्विसेज। ठीक है, जब मेंटल हेल्थ केयर और सर्विसेज के टाइम पे उनके राइट्स वगैरह को सब कुछ प्रोटेक्ट भी करता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ देखते हैं सरकार ने इनिशिएटिव क्या लिए हैं इस मेंटल हेल्थ के लिए COVID-19 के चलते। देखिए WHO डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस यूज, उसके साथ यहाँ पे माइंडिंग आवर माइंड्स ड्यूरिंग COVID-19 ये गाइडलाइंस निकाली गई थी WHO के द्वारा। उसके बाद मनोदर्पण, ये एक इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का ही पार्ट है। ये यहाँ पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है, काउंसलिंग करता है बच्चों की, मतलब स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, फैमिलीज की, है ना, मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग के लिए। साथ में किरण जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है, ये 24 घंटे 7 दिन 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन है। क्या करती है, सपोर्ट देती है, जैसे जो भी इश्यूज होते हैं अर्ली स्क्रीनिंग के लिए सपोर्ट देगी, फर्स्ट एड क्या है फर्स्ट एड प्रोवाइड करेगी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगी, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल वेलबींग वगैरह सब कुछ। अच्छा, कंटिन्यू करने से पहले आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगी कि एक वीडियो काफ़ी सर्कुलेट हुआ था, आई थिंक केरला का था। तो वहाँ पे क्या था, केरला या तमिलनाडु का वो वीडियो था, साउथ का ही था कुछ, और वहाँ पे एक लेडी थी, तो उसने कुछ ऐसा ही वीडियो था कि शायद उसने अपनी दोनों बेटियों को, दोनों ही जो पेरेंट्स थे उन्होंने मार दिया था, और शी वॉज कॉन्टिन्यूसली कॉलिंग हर सेल्फ एज शिवा, और जो मेरे से ही निकला है कोरोना वायरस एंड ऑल। तो काफ़ी वो वीडियो वायरल हुआ था बिकॉज शी वॉज नॉट allowing anybody to take
स्वैप फ्रॉम हर बॉडी कि भैया मैं कोविड टेस्ट नहीं कराऊंगी, मेरे को कुछ नहीं है, तुमको हो सकता है, मेरे को नहीं हो सकता, ऐसा करके। तो काफ़ी लोगों की घर में रहने की वजह से, काफ़ी लोगों को डर की वजह से ये मेंटल इलनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है। खैर, बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो जो एक्ट है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 वाला जो हम बात कर रहे थे, इसमें की कुछ प्रोविजंस की बात करते हैं कि इस एक्ट में क्या प्रोविजन है। तो पहली तो ये है कि राइट ऑफ अ पर्सन विद मेंटल इलनेस, जो थोड़ा सा दिमागी रूप में असंतुलित हो गया है, उसमें क्या उसके पर्सन के क्या राइट है उसके देखिए। यहाँ पे हर एक इंसान, हर एक पर्सन, उसके पास राइट है कि वो यहाँ पे मेंटल हेल्थ केयर पा सके, साथ में ट्रीटमेंट पा सके किसी भी मेंटल हेल्थ सर्विस का, जो कि आपका रन या फिर फंड करी जा रही है उस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, एट एन अफोर्डेबल प्राइस, मतलब एक सस्ते सही दामों में उसको मिले या फ्री मिले, जो कि आपके होमलेस हैं या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको। दूसरी प्रोविजन है एडवांस डायरेक्टिव्स। तो इसमें क्या है, ये दिया गया है मेंटली इल पर्सन को रिगार्डिंग हर ट्रीटमेंट। तो भाई ताकि जो है ये इनका जो है हु शैल बी हर नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, कि कौन यहाँ पे उसका नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, किसको नॉमिनेट करेगी। तीसरी बात, सेंट्रल एंड स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की बात करें तो ये सारी बॉडीज को ज़रूरत है कि देखिए अलग अलग प्रोविजंस जो हैं, जो भी मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड हैं या प्रोफेशनल से रिलेटेड हैं या लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल से रिलेटेड हैं या दूसरे इशू से रिलेटेड हैं, जो भी यहाँ पे प्रोविजंस हैं उन सबको रेगुलेट करा जाए। तो ये सेंट्रल एंड स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का काम है। उसके बाद सुसाइड इज डीक्रिमिनलाइज। देखिए एक इंसान जो कि सुसाइड करता है, अटेम्प्ट करता है सुसाइड का, इसको मेंटली इल समझा जाए एंड इसको यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस ना माना जाए अंडर सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी। तो ये एक इसकी प्रोविजन है। साथ में मेंटल हेल्थ रिव्यू कमेटी की बात करें तो ये एक कॉसी जुडिशियल बॉडी है जो यहाँ पे ध्यान रखेगी, पीरियोडिकली रिव्यू करेगी कि क्या यूज़ हो, क्या प्रोसीजर हो, है ना, और साथ में डायरेक्टिव्स वगैरह देगी, अच्छे एडवांस डायरेक्टिव देगी, सरकार को एडवाइस भी करेगी किस तरीके से आप प्रोटेक्शन कर सकते हो राइट्स का, जो कि मेंटली इल पर्सन है उनके। उसके बाद इसके अंदर भाई है मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड के बारे में बात करें तो ये किस लिए है, ये प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स पर्सन्स के जिसमें जिनके पास मेंटल थोड़ी इलनेस है, मैनेज करने के लिए कुछ एडवांस डायरेक्टिव्स। तो ये आई है भाई मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड। अब एक ऐसा इंसान जिसको मेंटल इलनेस है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा टू इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का विदाउट यूज ऑफ मसल्स रिलैक्स एंड एनेस्थीसिया। मतलब यहाँ पे समझिए कोई इंसान अगर थोड़ा मेंटल इलनेस से जूझ रहा है तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी नहीं दी जाएगी जब तक के लिए उसको उसका मसल रिलैक्टेंस नहीं होगी या एनेस्थीसिया नहीं दिया जाएगा। अब उसके साथ यहाँ पे कुछ दूसरे इनिशिएटिव्स जो लिए गए, पहला तो है भाई नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। क्या है ये इम्प्लीमेंट किया है सिंस 1982। सरकार सपोर्ट कर रही है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को करीब 517 डिस्ट्रिक्ट में हमारे देश के अंदर, ताकि वो पता लगाएं, डिटेक्ट करें, मैनेज करें और ट्रीटमेंट करें ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स का या इलनेस का। दूसरा जो आता है वो आता है नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी, जो कि 2014 की है। इसमें क्या है, ये यूनिवर्सल एक्सेस देती है मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन का, सब लोग जा सकते हो यहाँ पे। दूसरी बात, लीडरशिप जो कि मेंटल हेल्थ केयर की उसे और मजबूत बनाती है। साथ में सरकार को, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों की सरकार को, लोकल बॉडीज को और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ रोल भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद इसी के अंदर आता है एक राह, यहाँ पे देख लीजिए स्पेलिंग, राह ऐप है, ये एक एप्लीकेशन है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ने इस ऐप को क्रिएट करा है, राह ऐप को। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो मदद करेगी लोगों को कि वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि भैया प्रोफेशनल्स के बारे में, जैसे कि जो साइक्रेटिस्ट हैं उनके बारे में, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइक्रेटिक सोशल वर्कर्स हैं, इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन इस राह ऐप में मिल जाएगी। साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ये क्या है, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट है पेशेंट केयर के लिए, एकेडमिक परसूट के लिए मेंटल हेल्थ में और न्यूरो साइंसेज में। और 2012 की बात है जब इसको जो है कन्फर किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस स्टेटस का, इसको मिला था, मालूम है किसको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को। साथ में यहाँ पे ये पूरी तरीके से यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ऑटोनोमसली ऑपरेट करता है, काम करता है।
उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कहता है ड्रग अब्यूज इन इंडिया। क्यों रही ये बात न्यूज़ में, पहले समझते हैं। देखिए, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 को रिलीज करा गया है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC के द्वारा, जो दिखाती है कि भाई जो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं कोविड-19 पेंडेमिक के इलीगल ड्रग प्रोडक्शन पे, सप्लाई पे और कंजम्पशन पे। ठीक है, इसने सब कुछ बताया है। जानते हैं इंडिया के अंदर बात, तो इंडिया के अंदर नशा मुक्त भारत जो है ये एक एनुअल एक्शन प्लान है जो कि 2020-21 में करा गया फॉर दी 272 सबसे ज़्यादा, मतलब 272 जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थी, और इसे लॉन्च करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, मतलब जो कि जून 26 को होता है। उस दिन इसको नशा मुक्त भारत वाला जो एनुअल एक्शन प्लान है इसे लॉन्च करा गया हमारे देश के अंदर। अब देख लीजिए ओपीएम प्रोड्यूसिंग रीजन्स कौन कौन से हैं एशिया के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि भाई अफगानिस्तान है। उसके बाद यहाँ देखिए ना, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये जो हम लोग जिसे गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं, तो यहाँ पे ही बहुत देखिए किस तरीके से होता है। यहाँ पे ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ बहुत तेज़ी में सब प्रोड्यूस होता है। साथ में अगर जो हम जानते हैं ना गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, ये देखिए म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, यहाँ पे होता है। तो ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और दोनों ही हमारे अगल बगल घिरे हुए हैं, समझ रहे हैं। खैर, बैक टू टॉपिक आते हैं, ड्रग अब्यूज इन इंडिया देखते हैं क्या चल रहा है। देखिए, सब्सटेंसेस जो अब्यूज करते हैं इसमें आपका भाई कौन कौन है। एक अल्कोहल है, शराब, या उसके बाद ओपियाट्स क्या है, ये ओपियम से रिलेटेड होता है। बाकी कोकेन तो आपने सुना ही होगा। फिर आपका आता है एक एम्फीथेमाइंस हो गया, फिर हेलुसिनोजेंस हो गया। तो ये सब का सब जो है प्रिस्क्रिप्शन और ओवर द काउंटर ड्रग अब्यूज, अगर हम देखो तो ये सारे सब्सटेंसेस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे UNODC 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो इंडिया जो है ये भी अमंग द कंट्रीज है जिसमें हाईएस्ट इलिसिट कल्टीवेशन होता है और प्रोडक्शन होता है किसका, कैनबीस का। किसका होता है, कैनबीस का होता है। और ये प्रोडक्शन हो रहा है फ्रॉम 2010 टू 17, अगर हम देखें तो ये हाईएस्ट इलिसिट प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ है, समझ रहे हो। यहाँ पे लीगल चीज़ें नहीं हुई तभी हो रहा है। और 2018 में इंडिया तो टॉप किया था, लार्जेस्ट सीजन रहा था साउथ एशिया में, अमाउंटिंग टू 266.5 टन कैनबिस हर्ब्स का। तो रिपोर्ट के हिसाब से जो कि सबमिट करी गई है एम्स 2019 में, जो एम्स ने रिपोर्ट सबमिट करी है उसके हिसाब से देखें तो अल्कोहल सबसे ज़्यादा कॉमन साइकोएक्टिव सब्सटेंस है जिसे इंडियंस यूज़ करते हैं। उसके बाद कैनबिस है, उसके बाद ओपियोइड्स हैं। तो ये तो समझ रहे होगे आप बहुत ही अच्छे से कि जो है खुशी है तो दारू ले आओ, गम है तो दारू ले आओ, पार्टी है तो दारू ले आओ, गम है तो दारू ले आओ। ओह माय गॉड। तो ये चीज़ भाई अल्कोहल तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाती है, तो इसलिए भाई जितना इंपॉर्टेंस बढ़ रही है उतना जनता का एडिक्शन बढ़ रहा है। क्लियर है, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद जब भाई अल्कोहल ना काम चले तो आप कॉलेज स्टूडेंट के पास चले जाइए, वो रह रहे होंगे बढ़िया आराम से हॉस्टल में, हो गए यार गांजा ले आओ। तो भैया ये सब दिख ही रहा है हमें आसपास। खैर, इंडिया के अंदर ही जो सब वर्स्ट अफेक्टेड रीजन्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, स्पेशली मणिपुर, क्योंकि थोड़ा सा डेवलपमेंट में कमी भी है, थोड़ा ध्यान भी कम जाता है तो ये दिक्कतें आती हैं। साथ में नॉर्थ वेस्ट इंडिया स्पेशली पंजाब, तो उड़ता पंजाब देख ही ली होगी आपने। तो भाई इसके बाद मुंबई, दिल्ली और अब हरियाणा भी इसके अंदर आ रहा है। और इंडिया जो है लिंक कंट्री है। अब आप देखते हो ना, मैंने आपको दिखाया कि दो मेजर, इधर आ गया क्रेसेंट, इधर आ गया ट्राइंगल, तो दोनों ही गोल्डन है और बीच में पड़ रही है इंडिया जी। तो ये एक लिंक कंट्री बन जाती है, दो मेजर ओपीएम प्रोड्यूसिंग रीजन्स में पूरे वर्ल्ड के जो है, नेमली गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रेसेंट। तो अब यहाँ पे देखते हो कि ट्राइंगल और क्रेसेंट के बीच में फंस गए हम, तो इसलिए यहाँ पे कैसे छूट जाए। खैर, नशा मुक्त अभियान एनुअल एक्शन प्लान 2020-2021 के लिए जो है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये नोडल एजेंसी रहेगी फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए इंडिया में, ताकि फिर ड्रग की डिमांड कम हो इंडिया के अंदर, इसके लिए ये नोडल एजेंसी है। और एनुअल एक्शन प्लान जो है वो बताऊं, समझे, तो ये नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान जो है, इसके लिए देखें तो भाई क्या है, नशा मुक्ति करानी है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये नोडल एजेंसी भी है। और एनुअल एक्शन प्लान के बारे में बात बताऊं तो ये फोकस किस पे डाल रहा है, 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट पे डाल रहा है। साथ में
3 प्रोलॉन्ग अटैक लॉन्च करे जाएंगे, जिसमें नारकोटिक्स ब्यूरो की मदद ली जाएगी, प्लस आउटरीच अवेयरनेस बाय सोशल जस्टिस, है ना, और साथ में एंड ट्रीटमेंट थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट। तो भैया अवेयरनेस फैलाई जाएगी सोशल जस्टिस के थ्रू, और ट्रीटमेंट भी दी जाएगी हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू। तो ये 3 फटाफट से देखा जाएगा, पकड़ो, बदलो आदमी को, नॉर्मल करो। कुछ कंपोनेंट्स बता दूं इस नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान के। तो ये क्या है, अवेयरनेस फैलाएंगे भैया, जानकारी हो कि आज पी रहे हो कल हो जाओगे खत्म। फिर उसके बाद जनता तुम्हें जवाब दे देगी कि जो है कोई बात नहीं, जिंदगी कोई लिखा के नहीं आया, ऊपर वाले के हाथ में, फिर 2 झापड़ मारो हो जाएंगे ठीक। ठीक है, तो ये अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है कि बेटा मर जाओगे कोई फायदा नहीं है, लीवर हो जाएगा फेल। दूसरी बात, फोकस डालना है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे। और तीसरा, कम्युनिटी आउटरीच और आइडेंटिफिकेशन करना है डिपेंडेंट पॉपुलेशन की, और भैया वहाँ तक पहुँचना है ना, सबको बताना है, जानना है कि भैया कौन है जिस पे डिपेंड कर रहा है बहुत ज़्यादा। साथ में फोकस डालना है ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ पे, जो कि हॉस्पिटल के अंदर होती हैं। और आखिरी में कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी। तो ये कुछ बातें हैं पूरे नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान के बारे में। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि भाई लीगल फ्रेमवर्क एंड स्टेप्स क्या लिए हैं सरकार ने इस ड्रग को भैया डील करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो हमारा आर्टिकल नंबर 47 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो कहता है कि स्टेट शैल इंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। सीधी बात, हमारा आर्टिकल 47 क्या कहता है कि भैया स्टेट ऐसे कदम उठाए कि जिससे रोक लगाई जाए, ऐसे ड्रग्स वगैरह ना खाए जाएं जो हेल्थ के लिए हानिकारक हो, या ऐसी कोई ड्रिंक जो कि इंटॉक्सिकेटिंग हो। एक्सेप्शन क्या है कि हाँ दवाई में यूज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। दूसरी बात क्या है कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस NDPS एक्ट आया था ना 1985 में, इसको लाया गया था कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। जो भी नारकोटिक ड्रग्स से रिलेटेड काम होता है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड काम होता है, मतलब जो आपकी मेंटल एबिलिटी को हिला हिलू दे, जब खाते ही आपको जो है दुनिया खूबसूरत सी लगने लग जाए, तो ऐसे सब्सटेंसेस को रोकने के लिए इसके अंदर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, NCB है, यहाँ पे इसको बनाया गया था, इसी के अंदर बनाया गया था। एक नोडल ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट थी, और इसका रिया चक्रवर्ती से बहुत ही गहरा रिश्ता भी है। और इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि इंडिया की है वो रिस्पॉन्सिबल है ये ड्रग ट्रैफिकिंग से लड़ने में और इलीगल सब्सटेंसेस का रोक करने में। अब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने यहाँ पे एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया ड्रग डिमांड रिडक्शन करने के लिए। तो क्या है, इसको देखो, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। ये कितने सालों के लिए बनाया है? 2018 से लेके 2025 तक के लिए बनाया। किसने बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने बनाया है। प्लान क्या एम करता है? प्लान यही एम करता है कि जो ये ड्रग का यूज़ है इसे हम कम करेंगे। कैसे? अलग अलग मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी के थ्रू, जिसमें आपको ये होगा एजुकेट करेंगे लोगों को, डी एडिक्शन करेंगे। भैया तुम पगला गए तो कोई बात नहीं, हम तुमको इधर समझाते हो, तुम्हारा एडिक्शन छुड़ाते हैं। उसके बाद रिहैबिलिटेशन, मतलब कहीं और इसको उनको रखेंगे, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनको जो है थोड़ा अलग रखेंगे अपने पास, उनको समझाएंगे वहाँ पे कैसे एटमॉस्फेयर में रखेंगे जो प्रॉपर ध्यान देगा उनके ऊपर, उनको मदद करेगा इन चीज़ों से बाहर आने में। साथ में अगर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखें तो इंडिया सिग्नेटरी है करीब 3 UN कन्वेंशन का। पहले का नाम है सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961, दूसरे का नाम है कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1971, तीसरा है कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1988। और इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया था बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग। आप जानते हैं बिम्स्टेक में हमने क्या करा कि भाई हमने बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग की, ड्रग ट्रैफिकिंग से हम कैसे फाइट करें, इसके लिए हमने इंडिया ने यहाँ लॉन्च किया था। ये इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म ये था फॉर द पार्टनर नेशन, जो बिम्स्टेक के पार्टनर्स थे उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म था। यहाँ पे वो आइडिया शेयर कर सकते थे, अच्छी अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंगेज कर सकते थे कि जिन चीज़ को भी ज़रूरत पड़ती है ना कि ड्रग ना बढ़े इस रीजन में, उससे लड़ने के लिए। सो सब कुछ इसके अंदर किया जा रहा था। क्या
पार्ट 10 होता है यहाँ पे हमारा कंप्लीट. सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ आईएएस. एंड इफ यू वांट टू follow me on any other social media platform, link is in the description box. Along with this, if you want to watch these videos on Facebook, just like the page Sirf IAS and watch these videos there. You can also go for one daily real question on Instagram. Just follow us on Instagram. And yes, of course, if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.